हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आ गया हूं। पिछले वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया था। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका है? जैक बोर्ड का है, जो साइंस एंड कॉमर्स के बच्चों को पूछा गया था। लेकिन ये सारे क्वेश्चन साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार पूरा वीडियो देखिए, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और उसी के हिसाब से कोशिश कीजिए कि जो आपका एग्जाम होगा इस बार बोर्ड में, उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर करें। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, मेनली जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, कभी ना कभी पढ़े होंगे, बट कैसे उसको प्रॉपर वे में लिखें, ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसमें पता होगा आपका, है ना, कि जो सबसे पहले डिस्कशन होगा ये होगा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स का है। क्लियर? अब 2 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता तो आपको है नहीं, है ना। तो कहता है इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन कीजिए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे, है ना, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड के मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लार्ज। ठीक है, मतलब ग्रीक वर्ड के मैक्रोज से लिया गया, जिसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज। ठीक है, तो जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है, वह शाखा है, जिसमें लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, या फिर पूरे समस्त, संपूर्ण की बात की जाती हो, संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं की बात की जाती हो। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ टोटल, एज अ होल, है ना, कुल के रूप में, टोटल के रूप में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको पता होगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। कहता है मध्यवर्ती वस्तु क्या है? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड जिसमें अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है, मतलब वो कंजम्पशन के लिए, यूज के लिए रेडी नहीं है, अभी उसमें और वैल्यू ऐड होना बाकी है। ठीक है, वैसे गुड्स को इंटरमीडिएट कहते हैं। जैसे आटा है, तो आटा को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, आटा से बनेगा मान लीजिए रोटी, तो जो रोटी है ये हमारा हो गया फिनिश्ड गुड्स, है ना, अंतिम वस्तु। लेकिन उसके पहले किस रूप में था? वो आटा के रूप में। तो आटा जो है वो हमारा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि आटा को हम लोग बनाए, जब अच्छे से उसको रोटी बना दिए, मतलब आटा में वैल्यू और ऐड कर दिए। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तु वैसे वस्तु को बोलेंगे जिस जो उपयोग के लिए रेडी नहीं है, जिसमें अभी वैल्यू ऐड करना और भी बाकी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट की बात होता है एपी, तो एपी का मतलब होता है पीपी बाय यूनिट ऑफ फैक्टर। कोई फैक्टर मान ली लेबर है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट में डिवाइड कर दे लेबर को, तो बन जाएगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट, मतलब प्रति इकाई उत्पाद, है ना, प्रति इकाई उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट, है ना, पर यूनिट प्रोडक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, है ना, यूनिट ऑफ लेबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। मार्केट क्या होता है? बाजार किसे कहते हैं? बाजार, मार्केट का अर्थ होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे बायर्स और सेलर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, ताकि वो क्या कर सके? वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज कर सके, विनिमय कर सके। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है डिफाइन मनी। मनी क्या होता है भाई? देखिए मनी सिंपल सा डेफिनेशन है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब भी किसी वस्तु का विनिमय करना है, तो उस विनिमय का एक साधन है क्या? मनी, अर्थात मुद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू रिसीट्स। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? तो रेवेन्यू रिसीट्स वैसे रिसीट्स को कहते हैं जो ना तो किसी प्रकार का लायबिलिटी बनाता है, ना ही किसी प्रकार का एसेट्स का निर्माण करता है, मतलब एसेट्स में रिडक्शन लाता है। ठीक है,
मतलब जो किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं बनाती है, और जो पूंजी है, जो संपत्ति, उसमें कमी भी नहीं करता है। जैसे टैक्स के थ्रू जो भी पैसा सरकार को आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे फी, फाइन, है ना, ये सब भी क्या है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। ठीक है, क्योंकि टैक्स हो चाहे फी हो, फाइन हो, सरकार के लिए किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं है कि जब हम टैक्स लिए तो हमको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसा कोई जिम्मेवारी ना हो तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं? देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहने का अर्थ है कि जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो बाहर के देश से खरीदते हैं, मतलब आयात करते हैं, उसे आयात ना करके उसका सब्स्टिट्यूट अपने पास ही प्रोड्यूस करें। मतलब अगर मैं ये पेन है बाहर के देश से मंगा रहा हूं, तो ये मंगा के अपने ही देश में इसका इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दे और इसी प्रकार का पेन बना ले, है ना। ये होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इससे क्या होता है, इंपोर्ट में कमी आती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अब हम खुद बना रहे हैं, तो जो यहाँ के बायर्स रहेंगे यहीं से खरीदेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या है, अब है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा, जो 2 मार्क्स है उससे थोड़ा सा आपको लंबा लिखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कोई भी टॉपिक है तो उसका टेबल या डायग्राम बनता है तो बनाइए, है ना। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? तो कहता है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर अगर कीमत बढ़ेगा तो डिमांड घटता है, और कीमत के घटने की स्थिति में डिमांड क्या होगा, वो बढ़ेगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, कीमत और मांग के बीच संबंध कैसा होता है। तो कैसा संबंध होता है, देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्राइस, है ना, मतलब विपरीत संबंध होता है मांग और कीमत के बीच में। ठीक है, आप चाहे तो टेबल से इसको दिखा सकते हैं। इधर कीमत ले लीजिए, जो डिमांड ले लीजिए, मान ली कीमत 1 2 3 4 है, मांग पहले है 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, मतलब जैसे से कीमत बढ़ रहा है मांग हमारा क्या हो रहा है, मांग हमारा घटता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, देखिए अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो ये अल्पकाल, मतलब अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन कहता है कि हमारे पास जो उत्पादन के साधन होते, कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे और कुछ साधन मतलब स्थिर होंगे, मतलब कुछ साधन वेरिएबल, कुछ साधन फिक्स। ठीक है, जबकि लॉन्ग रन कहता है कि जितने भी संसाधन है, जितने भी साधन है उत्पादन के सारे परिवर्तनशील होंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच डिफरेंस है। साथ ही साथ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न टू अ फैक्टर होता है, मतलब इसमें क्या होता है, एक साधन का प्रतिफल देखने को मिलता है, जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है, मतलब पैमाने का प्रतिफल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए मैं इस प्रकार से बता रहा हूं ये सोचते हुए कि आप पूरा पढ़ चुके हो, है ना। आप अब बोर्ड है, कुछ ही दिन में आपका बोर्ड है, तो मैं सोच रहा हूं कि आप प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से, है ना। तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेंशन 3 फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होता है उसमें कीमत स्थिर होता है, प्राइस जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, कीमतें स्थिर, है ना। इसके अलावा क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब समरूप वस्तुएं होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तुएं, है ना। इसके अलावा फ्री एंट्री एग्जिट ऑफ द फर्म होता है, मतलब फर्म में आप मुक्त क्या बोलते हैं, प्रवेश और निर्गमन होता है। आप कोई भी फर्म, नया फर्म आ सकता है और कोई भी फर्म मार्केट से छोड़ के जा सकता है। ठीक है, और क्या और भी फीचर्स होते हैं, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, है ना, बाजार का पूर्ण ज्ञान, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी भी प्रकार का परिवहन लागत नहीं, है ना। ये सारी चीजें फीचर्स है किसके, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी और जीएनपी के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है, देखिए
मतलब जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। जीडीपी जो होता है वो क्या होता है, एक कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, मान ली डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसका मार्केट वैल्यू हमारा कहलाएगा जीडीपी, ठीक है। लेकिन जीएनपी क्या होगा, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ इसके अलावे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, उसे जोड़ेंगे तब हमारा बनेगा जीएनपी। मतलब फिर से सुनिए, जीडीपी सिर्फ बोलता है जो देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पादन किया जाता है, उसका बाजार मूल्य, उसका मार्केट प्राइस, वो हो गया जीडीपी, ठीक है। लेकिन जीडीपी और इसमें एनएफआईए दोनों जोड़ दें, ठीक है, तब हमारा बनेगा ये जीएनपी। क्लियर? मतलब जीडीपी के साथ साथ एनएफआईए मतलब विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय अर्थात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा बनता है जीएनपी, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट। देखिए मनी जो होता है मतलब मुद्रा विनिमय का माध्यम है, बिल्कुल जैसे हमें विनिमय करना है, हमें किसी भी चीज को खरीदना है, जैसे मुझे एक पेन खरीदना है, ठीक है, तो मैं दुकान जाता हूं और उसे 10 रुपया दिया और 10 रुपया के बदले वो पेन मैं ले लिया, है ना। तो वो जो पेन मुझे दिया किसके बदले में दिया, वो 10 रुपये के एवज में हमको उसने पेन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्रा क्या हुआ, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ, विनिमय का साधन बना, ठीक है। जो पेन मुझे चाहिए था वो पेन कैसे मिल पाया, क्योंकि हम उसको 10 रुपया मुद्रा दिए, ठीक है। उस मुद्रा के कारण ही, मनी के कारण ही, है ना, हम क्या कर पाए, हम वो पेन को प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो ये होता है मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव डिमांड। देखिए इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है, सिंपल सा होता है, ठीक है, कि वैसा स्थिति जब एक पर्टिकुलर कीमत पे या अलग अलग कीमत पे कोई उपभोक्ता कितना खरीदना चाहता है, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव डिमांड जब वर्ड यूज करेंगे ना, ठीक है, तो बेसिकली केन्स ने कहा था ना, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा उसे इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। किसने बोला था ये? प्रोफेसर केन्स का कहना है कि जहां पे समग्र मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड और समग्र पूर्ति अर्थात एएस एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो, उस पॉइंट को इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। मतलब ये प्रभावपूर्ण मांग होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? प्रभावपूर्ण, जो अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालता है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार जो बजट लाती है, सरकारी बजट, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए प्राइस स्टेबिलिटी एक उद्देश्य होता है, और क्या होता है, पूर्ण रोजगार को लाना, है ना, जो संसाधन है उसका पूर्ण मतलब पुनर्वितरण करना, संसाधनों का पुनर्वितरण, आय का पुनर्वितरण, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके? गवर्नमेंट बजट के। सिंपल सी बात है ना, सरकार बजट लाता है क्यों? ताकि इस प्रकार से खर्च किया जाए इकोनॉमी में कि अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम ना हो, है ना, अर्थव्यवस्था स्थिरता से चले, अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट तेजी से हो, है ना। चलिए अब है 5 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें कहता है निम्न तालिका से मांग की लोच निकालिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से पता होगा, क्या होता है भाई? ईडी बराबर माइनस चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बटा क्वांटिटी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया है? 42 माइनस 32, 42 माइनस 32 कितना आएगा? 10। ये हमारा क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। कीमत में कितना चेंजेस आया है? अभी 6 है, पहले कितना 8 था, परिवर्तन मतलब -2, मतलब 2 रुपया कीमत घट गया, ये चेंज इन प्राइस हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा अंतिम में माइनस करेंगे पूर्व का, तो अंतिम में 6 है, पूर्व में 8 है, तो अंतिम माइनस पूर्व, ठीक है। क्लियर? तो फॉर्मूला पुट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी माइनस चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 10 है हमारा, और चेंज इन प्राइस कितना है? -2 है, इनटू पी कितना, यहाँ पी पुट होगा, पी शुरुआत वाला कीमत जो है वो कितना है? 8 है, शुरुआत का क्वांटिटी क्यू कितना है? 32 है, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसल, कितना हुआ देखिए तो 8 4 बार में 10 बटा 8 डिवाइड करिए 1.20
2, 16, 4, 5, 1.25 ये हो गया मांग की लोच। क्लियर? मैथमेटिकल क्वेश्चन काफी इजी होता है ना, जल्दी भी बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्था बताइए। देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की बात करें तो आपको पता होगा कि, अच्छा पहले रुकिए मुझे मार्कर चेक करने दीजिए। मान लीजिए, हाँ ये जो हमारा है थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा बना है ना, चलिए देखिए ये हमारा टीपी है। थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बन रहा है, मैनेज कीजिएगा, है ना। ये हमारा हम एक ही डायग्राम में बना दे रहे हैं। ओहो भाई सही से बन जाए यार। हाँ ये हमारा एमपी है, फिर ये हमारा एपी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे अगर बात करें तो यहां से यहां तक जहां पर एपी बराबर एमपी होता है वो स्टेज 1 कहलाता है। ठीक है, जहां पे एमपी 0 हो गया मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये स्टेज 2 कहलाएगा। जब टीपी घटने लगे अर्थात एमपी निगेटिव हो जाए इसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब एक साधन का वृद्धिमान प्रतिफल। सेकेंड अवस्था को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब एक साधन का ह्रासमान प्रतिफल। और तीसरा स्टेज निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर अर्थात नकारात्मक, मतलब नकारात्मक साधन का प्रतिफल। ठीक है, पहला स्टेज में देखिए टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। ये खत्म कब हुआ, पहली अवस्था जब एपी बराबर एमपी हुआ। ठीक है, दूसरी अवस्था में देखेंगे एमपी घट रहा है, एमपी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, एपी भी घट रहा है लेकिन टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है। थर्ड अवस्था में देखेंगे टीपी भी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है और एमपी इतना घट गया कि वो निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये 3 अवस्था होता है किसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली। एक एकाधिकारी बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो एकाधिकारी बाजार में ये हमारा मान लीजिए एआर है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, औसत आगम कर्व। ये एमआर है, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम का कर्व। ठीक है, ये हमारा एमसी है। तो कंडीशन होता है कीमत निर्धारण का कि एमआर बराबर एमसी होना चाहिए। ठीक है, और एमसी एमआर को नीचे से काटे। क्लियर? तो देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट ई, आप देखिए ध्यान से, एम आर इक्वल टू एम सी है ना, और ये क्या है, एम आर इक्वल टू एम सी है और एम सी जो है वो एम आर को नीचे से काट रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। जब एम आर इक्वल टू एम सी होगा तो उस जगह पे कीमत का निर्धारण कितना होगा, यहाँ पे ए आर पे जाकर के होगा कितना, ओ पी, क्वांटिटी कितना हुआ, ओ क्यू। ठीक है, क्लियर है? याद रखिएगा ए आर बराबर प्राइस होता है, इसीलिए जब संतुलन होगा एम आर बराबर एम सी पे तो वहां पर जाकर के इक्वल के उसके ऊपर चले जाएंगे ए आर पर, कीमत हम लोग बोलेंगे कितना, या तो ओपी बोलिए या फिर एस क्यू बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, तो कीमत का निर्धारण कैसे होगा एकाधिकारी बाजार में, जब एम आर बराबर एम सी हो और एम सी एम आर को नीचे से काटता हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, कहता है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम। देखिए जब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड का, तो प्रोडक्ट मेथड में मतलब उत्पाद विधि में क्या करेंगे, पूरे अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, सभी क्षेत्रों में जितना भी उत्पाद हुआ है, ठीक है, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जीडीपी एमपी भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब ये निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हर सेक्टर का जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, टोटल कितना वैल्यू आया, आउटपुट प्रोड्यूस किए, माइनस करेंगे टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब मध्यवर्ती लागत, घटा देंगे, जीडीपी एमपी बन गया। जब जीडीपी एमपी में से हम लोग माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा जीडीपी एफसी बन जाएगा। क्या बनेगा, जीडीपी एफसी। और जब जीडीपी एफसी में हम लोग प्लस कर देंगे एनएफआईए तो वो बन जाएगा जीएनपी एफसी।
ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब जीएनपीएफसी हमारे पास आ गया, इसमें डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एनएनपीएफसी। इसी को बोलती है राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। ठीक है, ध्यान रखिए। जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे, जितने भी सेक्टर है सारे सेक्टर को मिला के जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसका अंतिम मूल्य क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, वो वस्तु को बनाने के पहले जो क्या खर्च लगा था, ठीक है, वो माइनस कर देंगे तो हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। ये प्रोडक्ट मेथड में हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए तो मिटा दे रहे हैं, आप लोग पैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर ये आप नहीं जानते हो तो। ठीक है, अब दूसरा मेथड है हमारे पास इनकम मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आय विधि, है ना। तो आय विधि में क्या करेंगे हम लोग, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनएनपीएफसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, है ना, जो रोजगार में एम्प्लॉइज हैं उसको क्या कंपनसेशन मिलता है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको ओएस बोलते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम मतलब मिश्रित आय, है ना, मिक्स्ड इनकम, प्लस एनएफआईए, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, अब कॉम्पनसेशन और एम्प्लॉय को थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए, 5 नंबर का थोड़ा सा बता दीजिएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस को बता दीजिएगा, मिक्स्ड इनकम को सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, एनएफआईए क्या होता है इनको भी बता दीजिएगा। क्लियर है, चलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। कमेंट जरूर करें अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर कहता है एक्सप्लेन द बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। ठीक है, बजट में क्या होता है, सरकार का जो रिसीट्स आता है, जो पैसा आता है ना, और जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, है ना, इसके बारे में बात किया था, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अनुमानित प्राप्तियां और अनुमानित व्यय, इसी के बारे में बात करते हैं बजट में। अगर ये दोनों बराबर हो तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ये क्या होगा हमारा, बैलेंस्ड बजट। क्लियर, अब अगर रिसीट्स हमारा ग्रेटर हो एक्सपेंडिचर से, मतलब अनुमानित प्राप्तियां ज्यादा हो अनुमानित व्यय से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बजट, एसबी, मतलब अधिक की बजट। ठीक है, अगर रिसीट्स कम हो एक्सपेंडिचर से तो इसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट बजट, मतलब घाटे का बजट। क्लियर है, तो ये था आपका ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।